स्क्रीन शेयर किया हूं, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा। चलो, गॉड, भगवान मदद करे ये हो जाए आज। तो अब बहुत जल्दी से हम इसको थोड़ा सा पीछे से देख लें। कोई विशेष बात नहीं बताए थे। गैस है, एन मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी पोजीशन और मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के लिए 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है ना? ये पहली बात बोली गई थी। उसके बाद फिर हमने कहा था कि स्टेट का मतलब है कि फेस को डिस्क्राइब करना। स्टेट का इक्विवेलेंट शब्द है फेस। तो चूंकि स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक 6n डायमेंशनल स्पेस लेते हैं, तो उसी को हम फेस स्पेस या और पर्टिकुलर हो जाए तो इसको हम गामा स्पेस कहते हैं। तो कोई भी पॉइंट होगा गामा स्पेस में, वो सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई करेगा और उस पॉइंट के 6n कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट या फेस पॉइंट भी कहते हैं। इसको फेस पॉइंट भी कहते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो ये फेस पॉइंट या जिसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं, ये पूरे सिस्टम का जो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट रहेगा। उसके 6n कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जैसे एज टाइम मूव्स ऑन, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ये फेस पॉइंट जो है 6n डायमेंशनल फेस स्पेस में अलग मिलेगा, नया पोजीशन हो जाएगा इस फेस पॉइंट का। तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है इट विल पास थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स। बहुत सारे फेस पॉइंट्स होंगे और अलग अलग समय की बात करें तो बहुत कलेक्शन हो जाएगा ऐसे फेस पॉइंट्स का। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये माइक्रोस्टेट को डिस्क्राइब करेगा। और ये जितने माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स होंगे इनके सभी के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सबके समान रहेंगे। इन कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स भी कहते हैं। आवाज आ रही है ना आपको? कोई इशू तो नहीं है अभी फिलहाल? हाँ सर, ठीक है। ठीक है आवाज। ठीक है, चलो चलो। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? फेस पॉइंट्स का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब एक साथ वितरित होंगे, पूरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये कलेक्शन जो होगा इसको हम कह सकते हैं इट इज ए क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स। तो एक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फेस पॉइंट्स को हम क्लाउड कह रहे हैं। तो चूंकि माइक अलग अलग समय पर अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्टेट रहेगी, सिस्टम की अलग अलग बहुत सारी स्टेट रहेगी, और तब ये जो फेस पॉइंट्स का कलेक्शन होगा फेज स्पेस में ये बहुत डेंस होता जाएगा। और जब डेंस होता जाएगा तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स। और कंटिन्यूअस डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स में को डिस्क्राइब करने के लिए हम डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं, जो किससे डिफाइंड है? रो से डिफाइंड है। सो रो इज द कंटिन्यूअस डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसका फंक्शन है वो? स्वाभाविक है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, p1 p2 pn वेक्टर फॉर्म में, जहाँ p1 के 3 कंपोनेंट, p2 के 3 कंपोनेंट, p3 के 3 कंपोनेंट, p4 के, और उसी तरीके से nth पार्टिकल के 3 कंपोनेंट। q1 q2 qn क्या है? फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के 3 कंपोनेंट, nth पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के 3 कंपोनेंट। और एक चीज ये याद रखना है, क्योंकि रो इवॉल्व होता है तो रो इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। संक्षिप्त में इसको लिख सकते हैं, रो इज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड टी। आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम पिछले क्लास में भी थे।
तो रो अगर एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम ले, रो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम है। जब भी हम डेंसिटी शब्द उपयोग करेंगे, चाहे चार डेंसिटी हो चाहे मास डेंसिटी हो, डेंसिटी का मतलब होगा इट इज पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम और या पर यूनिट लेंथ, इस तरीके की बात आती है डेंसिटी में। चूंकि सिक्स डायमेंशनल फेस स्पेस में डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इट इज द डेंसिटी इज द नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। और कौन सा वॉल्यूम है? ये सिक्स डायमेंशनल वॉल्यूम है। तो अगर मान लो रो मालूम है और पूछा जाए आपसे कि एक सिक्स डायमेंशनल वॉल्यूम जो कि डिफाइंड है डीपी डी क्यू, स्वाभाविक है डीपी के 3n कोऑर्डिनेट्स डी क्यू के 3n कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो द नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स क्या हो जाएगा? रो मल्टीप्लाइड बाय, अगेन मैं लिख रहा हूँ रो मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। और एलिमेंट ऑफ सिक्स डायमेंशनल वॉल्यूम मीन्स D3P। D3P आप समझ सकते हैं क्या होगा? DP1X, DP1Y, DP1Z, ऐसा करते हुए n पार्टिकल्स के लिए। तो D3NP हो गया कि नहीं आई ये रिप्रेजेंटेशन? एलिमेंट नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इन दिस वॉल्यूम कैसे लिखा है? डी ऊपर 3n लिखने का मतलब पावर नहीं है ये, ठीक है? कन्विंस हो इस बात से? हाँ सर। हाँ, डी के पावर 3n नहीं है, डी पी लिख, डी टू द पावर 3n नहीं है, याद रखिए 3n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने पी के कितने कंपोनेंट्स निकल के आ रहे हैं उस वॉल्यूम में। अब अगर ये जो रो है, ये अब यहां से बढ़े अपन, रो जो है ये डेंसिटी फंक्शन है। फंक्शन किसका है? मोमेंटम कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट और टाइम का। अब जब भी, और ये टाइम का है तो उसकी जो सब्सिक्वेंट वैल्यूज हैं, मतलब बाद के समय पे जो रो के मान है वो कैसे पता चले, उसको कैसे निकाल सकते हैं? दे कैन बी डिटरमिन्ड बाय द डायनामिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। मतलब अब रो डेंसिटी है ना, बहुत सारे फेस पॉइंट्स हैं, क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स हैं। अब कौन से इक्वेशन है जिनकी सहायता हम ले सकते हैं रो का टाइम के साथ जो क्या लिखा है शब्द, रो का जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है या जो वेरिएशन होगा रो का, उसको पता लगाने के लिए हम कौन से इक्वेशंस का यूज करेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में पढ़ा है? तो द इक्वेशंस विच डिटरमिन द ट्रैजेक्टरी ऑफ ईच फेस पॉइंट। तो हर एक फेस पॉइंट मतलब एक कलेक्शन ऑफ फेस पॉइंट्स हैं और वो क्लाउड बन रहा है। कैसे समझें? एक पेज में ऐड करता हूं। तो हमारे पास एक, मान लीजिए सिक्स डायमेंशनल फेस स्पेस है, 6n डायमेंशनल फेस स्पेस। उस समय कोई भी पॉइंट जो है उसके 6n कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये भी बात हमने देख ली, 6n कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसी दूसरे समय पर फिर ऐसा होगा, फिर किसी तीसरे समय पर, फिर किसी चौथे समय पर, मतलब यहाँ पर एक क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स होगा, क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स होगा। दिस, और जो क्लाउड में, इसमें जो इस सिक्स डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट्स का स्कैटर होगा, ये अलग अलग पॉइंट्स, ये अलग अलग समय पर होगा। अब पूछ ये रहा है कि यहाँ पर स्वाभाविक है कि डेंसिटी जो होगी वो भी, अब टाइम के साथ जब ये पॉइंट्स सब रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स चेंज होंगे तो डेंसिटी भी पी क्यू टी पर निर्भर करेगी। क्वेश्चन ये होता है कि ये रो जो है किस तरीके से चेंज होगा टाइम के साथ। इसको बताने के लिए हमको क्या यूज करना है, जो हम आ, पढ़ चुके हैं उसी को यूज करना है। क्या यूज करना है? देखिए कि ईच फेस पॉइंट जो है, हर एक फेस पॉइंट जो है, अगर गिवन द इनिशियल लोकेशन एट सम इनिशियल टाइम, अगर मान लो
किसी फेस पॉइंट का किसी फेस पॉइंट कैसे मूव करेगा, उसके लिए हम कौन से इक्वेशंस लिखेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये कुछ कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं जो इक्वेशन ए के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट सेम में हमने इसको पढ़ा होगा। हाँ सर। याद आ रहा है? ये हाँ सर, क्लासिकल में पढ़े थे क्लासिकल शायद। मैकेनिक्स में पढ़े। क्लासिकल में। क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे, है ना। और एच जो था वो हैमिल्टोनियन था सिस्टम का, है ना। तो यहां पर भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी आई, उसी को लिया हुआ है कैनोनिकल कोऑर्डिनेट। और पी आई डॉट इज माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, जहां आई का मान जो है वो 1 से लेके 3n तक जाएगा। 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल्टोनियन होगा सिस्टम का। वो कैसे दिखाएगा? वो भी फंक्शन होगा इन्हीं p और q, जो 3n कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों के। एक चीज महत्वपूर्ण है कि हमको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा कि हैमिल्टोनियन जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। दिखते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो कहीं पर डेल एच का टाइम डेरिवेटिव नहीं आया है। आया है क्या? डेल एच अपॉन डेल पी आई, डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो जो एक चीज महत्वपूर्ण है कि हैमिल्टोनियन जो है सिस्टम का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के टाइम डेरिवेटिव पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और ये हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूनिकली डिटरमिन करता है मोशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। तो ये जो हमने अभी तक बताया कि अगर मेरे को रो का डायनामिक्स देखना है, या रो का वेरिएशन देखना है, या रो का अलग अलग समय पर उसके वैल्यूज को स्टडी करना है, तो अंत में जाके हमने सिर्फ इतना ही समझा कि हमको इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रिलेवेंट इक्वेशंस हैं हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम को इन्वॉल्व कर। अब आ जाओ ल्यूविल्स थ्योरम पे। तो ल्यूविल्स थ्योरम क्या कहता है? यही आखिरी की बातें। थ्योरम ये स्टेट करता है, दिस थ्योरम डिस्क्राइब्स द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। This theorem describes the time evolution of the distribution function rho pqt in phase space for a Hamiltonian system with a number of particles। तो जब थ्योरम आपको आएगा ल्यूविल्स थ्योरम, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को देना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। इट इज डिस्क्राइब्स द टाइम एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब रो टाइम के साथ फेस स्पेस में कैसे चेंज होगा, जो डेंसिटी है फेस पॉइंट्स की वो कैसे चेंज होगी। और ये थोड़ा नई चीज हो गई साधारण फिजिक्स में। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो अक्सर हम डेंसिटी को कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, मतलब यहीं से पता चल रहा है कि ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेने का मतलब कि टाइम के साथ ये इवॉल्व हो रहा है। इसको थोड़ा इस तरीके से भी ले सकते हैं, लीवल्स थ्योरम इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम along the trajectory of the n particle system in the phase space। इन अदर वर्ड्स, अगर आप चाहो तो इस लाइन को मत लिखो, इससे आप कंफ्यूज हो गए, मत पढ़ो, इतना ही रखिए। इन अदर वर्ड्स, द फेस डेंसिटी इज द कांस्टेंट ऑफ द मोशन। तो ये क्या कह रहा है? पीटी क्यू पीटी इज जीरो, मींस अगर टाइम एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो लीवर्स थ्योरम ये कह रहा है कि फेज स्पेस में जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन टाइम के साथ नहीं हो रहा है। देखिए, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो जो है वो कंजर्व्ड है। आपने ऐसा ही चीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा, पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहीं पर पढ़ा था ना?
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस जी। डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू इक्वल टू जीरो, जीरो। ऐसा पढ़ा था? हाँ। हाँ हाँ सर। क्या, बोलो सुधीर, हाँ पढ़ा था पढ़े ना? थे सर। हाँ। तो वेनेवर इस प्रकार का इक्वेशन जब आता है तो ये फ्लो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस है। डेंसिटी जो है अगर कम हो रही है टाइम के साथ, चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ डेल रो बाय डेल टी इज नॉट, तो अगर डेंसिटी किसी वॉल्यूम कम हो रही है चार्ज, तो चार्ज जा कहाँ रहा है? लेकिन यहां पर ल्यूअर्स थ्योरम ये कहता है कि द फेज द स्पेस डेंसिटी is a constant of motion, means during the motion this density function remains sync नहीं है, कहीं पार्टिकल जा नहीं रहे, कहीं से आ नहीं रहे, तब ये मानना पड़ेगा हमको ल्यूबल्स थ्योरम के अनुसार कि डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स इज जीरो। क्योंकि अगर पार्टिकल्स नए आ रहे होते या जा रहे होते, ये क्रिएट होते या डिस्ट्रॉय होते, तो ये फेस पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता टाइम के साथ। लेकिन चूंकि न्यू पार्टिकल्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द सिस्टम, तो लीवर्स थ्योरम के अनुसार डेंसिटी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ। इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है लीवर्स थ्योरम का। द एक्सटेंशन इन फेज स्पेस इज कंजर्व्ड, मतलब वॉल्यूम अगर मैंने जब रो बनाया, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट रो इज कांस्टेंट विद टाइम, तो अगर मैं एक वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है एक फेस स्पेस का, अगर मैंने डेल्टा वी वॉल्यूम लिया, टाइम के बाद, किस टाइम के बाद फेस स्पेस में ये क्लाउड ऑफ फेस पॉइंट्स बदलेगा, तो लेकिन ये डेल्टा वी जो है ये चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सटेंशन, मींस ए स्मॉल वॉल्यूम इन द फेस स्पेस, किसी कारण से भी ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग ज्यादा परिचित किससे हैं? इस वाले स्टेटमेंट से, कि फेस डेंसिटी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब इसको प्रूफ कैसे करें? ये फॉर ए कलेक्शन, इसको कैसे समझा था? फॉर ए कलेक्शन ऑफ एन पार्टिकल्स द फेस स्पेस वॉल्यूम occupied by them at any given point is conserved, that is the volume is conserved along the motion of the system। तो जो फेस स्पेस वॉल्यूम अगर मान लो सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, वही सर्ट वॉल्यूम जो है उन्हीं पार्टिकल्स के लिए आगे भी रहेगा। अब प्रूफ कैसे करें इसका? प्रूफ कैसे किया है, यही आपके कोर्स में है। ठीक है, प्रूफ कैसा है? तो शुरू की बातें वही रहेंगी। रो जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उस विद इट्स टाइम डिपेंडेंस नोन। उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो रो इज ए फंक्शन ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, एंड टी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा चेंज दिया डी रो में, ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन रो, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टी रो से चेंज डिनोट कर रहे हैं। अब डेंसिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन में अगर चेंज निकालेंगे तो आप देख रहे हैं रो किसका किसका फंक्शन है? रो इज ए फंक्शन ऑफ पी क्यू क्यू एंड एंड टी। टी। तो कैलकुलस के अनुसार अगर हम चेंज निकालेंगे रो में, डिफरेंशियल निकालेंगे डी रो, तो यूलर देखना मेथड। पड़ेगा कि रो किसका फंक्शन है। हाँ, तो हम करें अब, क्योंकि रो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इट इज फंक्शन ऑफ थ्री, पी क्यू एंड टी। तो डी रो इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई, आई का नंबरिंग करेंगे तो 3n कोऑर्डिनेट्स तक जाएगा, इंटू डी पी आई। सिंपल है, ये तो समझ आ रहा होगा इक्वेशन वन। हाँ सर। अगेन डेल रो अपॉन डेल क्यू आई डी क्यू आई, ये समझ आ रहा है इक्वेशन वन। हाँ। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो आपने कई बार ऐसा निकाला है कैलकुलस में, फिजिक्स में हाँ। यूज करते हैं उस कैलकुलस के प्रिंसिपल को। तो
अगर चेंज इंक्रीमेंट इन रो, इसको बोल सकते हैं इंक्रीमेंट इन रो, चेंज इन रो व्हेन द पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम Q टू Q प्लस डी क्यू या P टू P प्लस डी पी, है ना, ऐसा ही होगा। हम्म तो रो प्लस डी रो क्या हो जाएगा, रो प्लस डी रो क्या होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ रो एट ए पॉइंट P प्लस डी पी Q प्लस डी क्यू नियर पी क्यू। हाँ, तो जब हम यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज ले रहा है, इंक्रीमेंट ले रहा है, ये बहुत करीब में है, एट ए वेरी नेबरहुड ऑफ पी, मतलब पी के करीब किसी पॉइंट पर चले गए, मोमेंटम में थोड़ा चेंज हुआ। तो डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स कैसे चेंज हो रहा है, और जब हम गए हैं P से P प्लस डीपी और Q से Q प्लस डीपी, चेंज हुआ है कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टाइम, मतलब इंक्रीमेंट इन टाइम हुआ है T से T प्लस डी टी। तो अब इस सब के बाद लेट अस चूज ए नेबरिंग पॉइंट P प्लस डी पी Q प्लस डी क्यू थ्रू विच द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फेस पॉइंट पी क्यू टू टी पासेस एट T प्लस डी टी। तो हमने वही बात लिखी हुई है, एक ट्रेजेक्ट्री चुन लिया है, क्योंकि पी क्यू टी पे एक इनिशियल फेस पॉइंट है, और फिर वो फेस पॉइंट चेंज हुआ, तो P प्लस डी पी हो गया, Q प्लस डी क्यू हो गया, फंक्शन ऑफ T एंड Q इज ए फंक्शन ऑफ T। अब इस इक्वेशन अपॉन डेल टी, ये तो वैसे ही लिखा है, देखिए डेल रो अपॉन डेल टी, और हैमिल्टन इक्वेशन कहाँ गया, जो हमने पढ़ के रखा था, कहाँ पढ़ के रखा था हैमिल्टोनियन इक्वेशन, क्यू आई डॉट इज डेल एच अपॉन डेल पी आई एंड पी आई डॉट इज माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो इन्हीं को शायद यहाँ सब्स्टिट्यूट किया होगा, है ना। तो अभी तो छोड़ दो, अभी बाद में करेंगे यूज। तो डी रो बाई डी टी करा है, तो मतलब क्या किया है, इसको पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ले लिया, डिवाइड किया, डी रो बाई डी टी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू डी पी आई बाई डी टी, मतलब डी पी आई अपॉन डी टी क्या हो गया, पी आई डॉट हो गया, फिर डी क्यू आई अपॉन डी टी क्या हो गया, क्यू आई डॉट हो गया। तो दूसरा इक्वेशन हैमिल्टन ये लीवल थ्योरम में ये रहेगा, जब आप डेंसिटी फंक्शन को, पहले तो आपने इंक्रीमेंट निकाला, रो से चले गए रो प्लस डी रो पे, तो डी रो निकाल लिया आपने, फिर आपने टाइम के साथ निकाल लिया डी रो बाय डेल टी, कर डी टी कर दिया। और यहाँ ये याद रखना है कि यहाँ पर जो ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इट इज द चेंज ऑफ रो विद टाइम एट पोजीशन फिक्स हो जाएगा। तो डेल रो बाय डेल टी मीन्स रो जहां निकाल रहे हैं वहां पर लोकेशन चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा। तो ये पहला और दूसरा इक्वेशन क्या क्या होंगे, जरा कोई बताए कौन सा पहला इक्वेशन होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा आपको याद दिल करने का भी तरीका बताना है। पहला इक्वेशन कौन सा होगा, पहला dp इक्वल इक्वेशन टू कौन सा होगा, d रो इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to 3n डेल रो अपॉन डेल पी आई डॉट इंटू डी पी आई। हाँ, और फिर दूसरा इक्वेशन डी डी पी रो आई अपन को डी टी। p डॉट कर लेंगे। हाँ वो ठीक। तो ये दो इक्वेशन पहले याद रखिएगा, डी रो और डी रो बाय डी टी, है ना। अब इस डी रो बाय डी टी को हम एक दूसरे तरीके से और निकालेंगे, बेसिकली बहुत एब्स्ट्रैक्ट है ये चीजें, लेकिन तो पर भी अपने को करना तो है, मतलब आप क्वेश्चन आ जाए तो, क्वेश्चन इसमें मैं इसलिए आपको करने को बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन आता है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, कुछ नहीं इसमें घुमाएगा।
कहीं पर इफ यू हैव सर्टेन डाउट्स, इसके बावजूद भी इसकी तैयारी करके ही रखिएगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बता रहा हूं। अच्छा चलिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फिर एक बताऊं, शायद आखिरी में वही निकलेगा। हाँ ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्री, एक स्वैच्छिक रूप से एक वॉल्यूम चुनते हैं फेज स्पेस, है ना, स्पेस गामा, इसको गामा स्पेस करते हैं। जो वॉल्यूम लिया उसे, या ये डब्ल्यू से, यू कैन राइट दिस एज डब्ल्यू, और जो वॉल्यूम है वो बाउंडेड है किसी सरफेस सिग्मा से। मैंने जानबूझ के एस और वी नहीं लिया है, ठीक है। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डब्ल्यू सिंबल लिया है, स्मॉल डब्ल्यू, और सरफेस को चुनने के लिए हमने सिग्मा लिया है। तो इस वॉल्यूम डब्ल्यू में किसी टाइम टी पर कितने फेस पॉइंट्स होंगे, इसको कैसे पता लगाएं, कितने फेस पॉइंट्स होंगे। ओके, क्लियर है, समझ आ रही है बात। द नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इनसाइड ए वॉल्यूम डब्ल्यू बाउंडेड बाय सरफेस एस सिग्मा एट एनी टाइम टी, इसको कैसे एक्सप्रेशन को लिखेंगे, यहीं पर बस झंझट होता है ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ये कैसे आया, सुन रहे हो मेरी बात, कोई सुन रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यहीं पे बस, अब यहां तक तो भी समझ आ रहा होगा। एक बार और आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स को कैसे निकाला जा सकता है। कहाँ निकाल रहे हैं, किसी वॉल्यूम W में 6n डायमेंशनल फेस स्पेस में, और वो 6n डायमेंशनल फेस स्पेस का जो वॉल्यूम है वो बाउंडेड है सरफेस सिग्मा से। तो नॉर्मली ये काम होता है, वॉल्यूम चुनते हैं तो उसका एक सरफेस तो हो गई। अब इसमें फेस पॉइंट्स की गणना करना है, जहां पर n क्या चीज है, ये जो कैपिटल N क्या है, ये बता सकता है कोई? नंबर ऑफ फेस पॉइंट। ये कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कैपिटल N क्या है? नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ कंपोनेंट नहीं, बहुत शुरू में चले जाओ। फेस पॉइंट। हमने 3n लिखा, फिर 3n फिर और लिखा, फिर 6n बनाया, तो n क्या था शुरुआत में, ये देखो, n इज पार्टिकल। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ठीक है। तो n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस n ओमेगा क्या होगा, नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इनसाइड ए वॉल्यूम। एक बहुत बड़ा फेस स्पेस का वॉल्यूम है, और जब फेस स्पेस के वॉल्यूम में आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट करोगे, पोजीशन एंड मोमेंटम। किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स रहेंगे? Tn। नहीं, हाँ dn होंगे। या रो क्या होता था, रो क्या था, डेंसिटी। रो क्या था? फेस डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी ऑफ फेस, वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट। तो बेसिकली ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया है, ये जो वॉल्यूम है फेस स्पेस का, है ना, ये वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया है, किसको इंटीग्रेट किया है, ये डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट किया, और साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल, एक फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं फेस पॉइंट्स का, तो मुझे ये देखना होगा कि हर एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, हर एक पार्टिकल के सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं,
तो मैं एन डब्ल्यू या नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन दिस फेज वॉल्यूम डब्ल्यू में जब लोकेट करूंगा, तो ये निश्चित रूप से एन डब्ल्यू जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एन डब्ल्यू विल ऑलवेज बी फ्रैक्शन ऑफ, इसका कुछ टोटल हिस्सा नंबर होगा कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ, कि एन डब्ल्यू एन पर डिपेंड नहीं करेगा। करेगा। नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इन द फेज स्पेस, कॉमन सेंस लॉजिक है कि एन डब्ल्यू विल बी ए सर्टन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। होगा कि नहीं होगा, इट विल डिपेंड अपॉन एन। तो इसीलिए इसको n से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके हमने क्या ले आया, यू इंटीग्रेट रो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स मालूम है आपको, तो आप डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स को इंटीग्रेट जाएगा नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इनसाइड W मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स इनसाइड W है, राइट साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, डेंसिटी को हमने इंटीग्रेट आउट कर दिया पूरे वॉल्यूम के लिए। कौन से वॉल्यूम के ऊपर, W वॉल्यूम के ऊपर। तो इक्वेशन 3 का अगर टाइम डेरिवेटिव लोगे तो डी एन डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये क्या मिलेगा, एन तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है कि नहीं, है ना, एन कांस्टेंट है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम क्या होगा। अब द नंबर ऑफ फेस पॉइंट्स कैन गिव अनदर एक्सप्रेशन, द नंबर ऑफ कैन बी गिवन फ्रॉम अनदर, यहां लिख दो, कैन बी गिवन फ्रॉम अनदर एक्सप्रेशन फॉर डी एंड डब्ल्यू। तो ये जो नंबर ऑफ फेस, जो फेस पॉइंट्स का जो संख्या चेंज हो रही है, उसकी संख्या डी एन डब्ल्यू बाई डी टी एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जिस तरीके फेस स्पेस किससे भरा हुआ है, बहुत सारे उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लीजिए तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फेस पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो डी एन डब्ल्यू बाई डी टी हम एक और विधि से निकाल सकते हैं। ये निकाला नहीं गया है, लेकिन मैं डायमेंशनली इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि फेस पॉइंट्स पूरे वॉल्यूम से बाहर की ओर जा रहे हैं। अगर मैं इसका डायमेंशन को चेक करूं, रो का डायमेंशन क्या, रो इज द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम। तो 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये v जो है ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसकी होगी, एक 6 n डायमेंशनल वेलोसिटी वेक्टर होगा, 6 n डायमेंशनल वेक्टर होगा, वेलोसिटी भी मत बोलिए, फ्लो बताने के लिए एक 6 n डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो यहां पर रो के साथ हमने v को मल्टीप्लाई किया और एक यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई किया और एलिमेंट ऑफ एरिया d सिग्मा से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं डायमेंशनली देखूं तो रो का यूनिट है 1 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी सिग्मा एलिमेंट ऑफ एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ पॉइंट दिख रहा है कि स्क्वायर ऑफ पॉइंट्स निकल के आ रहा है। तो तुम इसको थोड़ा एलेबोरेट करने की बताऊंगा, लेकिन डी एन डब्ल्यू अपॉन डी टी मीन्स द नंबर ऑफ फेस पॉइंट पासिंग थ्रू द सरफेस सिग्मा इन यूनिट टाइम। इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाला गया है, कहीं डेरिवेशन दिया नहीं गया है, लेकिन हर किताब में ये डायमेंशनली इसको प्रूव कर देता है कि डी एन डब्ल्यू अपॉन डी टी को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक प्रकार से डाइवर्जेंस हो रहा है, ये
क्यों भाई? वॉल्यूम वी टू डॉट एन सरफेस। इंटू डी ए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखोगे तो ये डाइवर्जेंस है कि नहीं? हम्म। है हाँ। है ना? हाँ। तो यहाँ पर एन जो है वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल, जो सरफेस सिग्मा का, और वी जो है वो 6n डायमेंशनल वेक्टर है, फ्लो वेक्टर है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है? p1 p2 p3n, ये सब टाइम डेरिवेटिव्स है, और q1 q2 q3n। और यहाँ पर अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो चूंकि ये फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स ऑफ फेस पॉइंट्स लिविंग द सरफेस, चूंकि बाहर की ओर जा रहा है, अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना लिख सकते हो, dnw upon dt can be represented as a flux of phase points leaving the surface sigma, and this flux can be represented by rho v dot n into dA over d sigma, इंटीग्रेट अब कर दें पूरे सिग्मा के ऊपर। और ये आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। देखो, फ्लक्स को आपने इसमें कैसे पढ़ा था? ई डॉट डी ए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट एन इंटू डी ए पढ़ा था, पढ़ा था। यूनिट और वेक्टर। ई हाँ। क्या था? ई रिप्रेजेंट्स द सम फील्ड, सम फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस, जो सरफेस एस से बाहर की ओर जा रहा है। अब अपन इसमें आए तो क्या लगभग उसी तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? देखिए, यहां पर ये क्वांटिटी हो गई रो इंटू वी, ठीक? जो ई का काम कर रहा था वो काम अब अपन रो इंटू वी से कर रहे हैं, डॉट एन। अब आपको लग रहा होगा कि ये रो वी कहां से आया, तो मुझे तो याद आ रहा है कि ऐसा रो वी हमने पढ़ा है। देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, रो वन वी वन इज इक्वल टू रो टू वी टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा करके आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा था जब फ्लूइड फ्लो करता है तो? नहीं याद आ रहा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इतना याद रखिए कि ये है, मैं यहां लिख देता हूं, बल्कि काम आ जाएगा, फ्लक्स ऑफ फेस पॉइंट्स। और इंटू वी आपको याद है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो क्या बताता था? इसका फ्लक्स बताता था, तो शायद याद हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड। रो इंटू वी क्या बताता था? रो वी वेलोसिटी वेक्टर था। अरे क्या कर रहा है यार? रो इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ये किस क्वांटिटी के बराबर था? याद आया? करंट डेंसिटी वेक्टर जे के बराबर है। याद आया? तो नहीं रो आया था सर। चार्ज डेंसिटी। नहीं याद आ रहा? अच्छा, तुमको ये लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, तो चलो चेक कर लेते हैं। चलो देखो, J इज इक्वल टू रो इंटू वी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ये है I अपॉन ए। और चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब एल क्यूब हो गया। और वेलोसिटी का क्या होता है? एल अपॉन टी। तो एल और एल क्यूब में से कट गया, तो यहाँ क्या बता? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इंटू 1/L²। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या हो गया? करंट हो गया। और करंट अपॉन L² मतलब करंट पर यूनिट। डेंसिटी हो गया। तो अब आप सहमत होंगे कि रो मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू अनदर वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर, मतलब जो फ्लो बता रहा है चार्जेस का। रो फ्लो नहीं बताता है, रो डेंसिटी बताता है। वी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्जेस, एंड समथिंग जो फिजिकल क्वांटिटी वास्तव में फ्लो हो गई वो है करंट। उसी तरीके से आप आ जाओ लिवोल्स थ्योरम में, क्या हमने ये जो फंक्शन बनाया है रो इंटू वी, ठीक है? v इज, हम यहां पर वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, v इज सर्टेन वेक्टर विच इज फंक्शन ऑफ, यस इट इज अ फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी q1 डॉट q2 डॉट q3 एंड डॉट, और साथ में मोमेंटम भी ले लिया है, ठीक? तो कोई मिलता जुलता वेक्टर हमने कैपिटल V बना लिया है यहां पर। और ऊपर फिर देखें अपन, तो यहां पर रो से मल्टीप्लाई किया है, डॉट n,
तो ये भी क्या हो गया, ये भी फ्लक्स हो गया। तो ये फ्लक्स ऑफ फेस पॉइंट्स हो गया विच आर मूविंग। अब यहां पर अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो ये सरफेस इंटीग्रल को किस में बदल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को किस में बदल सकते हैं वॉल्यूम। बताइए, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। तो सिग्मा किस में बदल जाएगा, वॉल्यूम में बदल जाएगा। तो डब्ल्यू आ गया है यहाँ पर। और रो वी के बदले क्या लिख दोगे, डाइवर्जेंस ऑफ रो वी लिख दोगे। तो हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के इसको इसमें बदल दिया, वॉल्यूम में। एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल दिया। तो इक्वेशन नंबर 6 में जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स डिक्रीजेस विथ टाइम। कुछ पूछना है? नहीं। हेलो, एक बार आप पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये आपको इक्वेशन बना के रख दिया तो अब आपको याद हो जाएगा। ये इक्वेशन बना के रख दिया तो आपको ये पिछला वाला याद हो जाएगा। माइनस साइन का मतलब फेस पॉइंट्स वॉल्यूम में कम हो रहे हैं। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो डाइवर्जेंस है वो फ्लक्स बता रहा है, पहले उस डाइवर्जेंस को हेलो। हेलो। ऐसा था, ये लिया और ओवर द एंटायर वॉल्यूम इंटीग्रेट आउट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन नंबर 4 का और 6 का देखेंगे तो दोनों का सेम है। तो हम इक्वेट कर दें तो इधर 4 इक्वेशन में क्या था, डेल रो अपॉन डेल टी था, डेल रो अपॉन डेल टी था। और इक्वेशन 6 में क्या था, क्या था इक्वेशन 6 में, देखिए रो वी था। तो हम इक्वेट करें इक्वेशन 4 और 6 को तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया डेल रो अपॉन डेल टी। देखिए उसी प्रकार का कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया, आया कि नहीं, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू वी। ठीक है, v इज एन वेक्टर विच इज ए फंक्शन ऑफ क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट। ठीक, रो जो है वो फेज डेंसिटी फंक्शन है, v आपको बता दिया। और जो ये जो ऑपरेटर है ये स्वाभाविक, जब आप ग्रेडियंट का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये अब 3 डायमेंशनल नहीं होगा बल्कि ये कितने डायमेंशनल ग्रेडियंट ऑपरेटर रहेगा, क्यों भाई 6n। कितने डायमेंशनल रहेगा, हाँ 6n। 6n डायमेंशनल ग्रेडियंट ऑपरेटर है, हाँ 6n। अब यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी की चीजें अब आसान है, सारा झंझट यहीं तक है। तो डेल रो बाय डेल टी प्लस, अब ये 6n डायमेंशनल वेक्टर के कैसे डिफाइन किया है, ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल अपॉन डेल p1 डेल p2, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, 3n कंपोनेंट्स। वैसे ही यहां पर भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के भी पार्शियल डेरिवेटिव के 3n कंपोनेंट्स। तो हम समेशन साइन यूज कर लेते हैं, i इक्वल टू 1 से लेके थ्रो पी आई डॉट, इक्वेशन में लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि v किसका फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, क्यू आई और पी आई डॉट का है ना। v किसका फंक्शन है,
v किसका फंक्शन है? ये देखो, ये वेक्टर अपन ने जो बनाया है किसका फंक्शन है? p1 p2 p3n डॉट q1 डॉट q2 डॉट और q3n डॉट। तो इन जनरल p और qi और pi का डॉट। तो जब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल अपॉन डेल पी आई रो इंटू पी आई डॉट, और दूसरी बार डेल अपॉन डेल क्यू आई इंटू रो इंटू क्यू आई डॉट। लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 से इसको, इक्वेशन नंबर 7 से इसको लिखा जा सकता है ऐसा। हाँ सर। हाँ लिख सकते हैं ना? हाँ, ये तो सिंपल है। अब आ गई बारी डेल अपॉन डेल रो अपॉन डेल पी आई, डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू क्या लिखोगे? डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू पी आई का डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू क्यू आई का डॉट। इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर दिया। देखिए, डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू पी आई डॉट प्लस डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। दूसरे दो टर्म्स क्या बच गए? रो इंटू डेल पी आई डॉट अपॉन डेल पी आई प्लस रो इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई डॉट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आई। तो ये चार टर्म्स आ गए आपके पास, आ गए ना? क्यों भाई? और फिर अब आ गया जो हमने पहले पढ़ा था, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दें। हम जानते हैं क्यू आई डॉट जो है कहां पे आ रहा है? क्यू आई डॉट यहां आ रहा है। qi dot is equal to del h upon del pi and pi dot is minus del h upon del qi। स्वाभाविक है i की वैल्यू 3n तक जाएगी। तो del pi डॉट अपॉन del pi इसको जरा इवेल्युएट कर लीजिए, सेकंड वाले ब्रैकेट को। del pi डॉट अपॉन del pi प्लस del qi डॉट अपॉन del qi, ये वापस क्या देगा? ये क्या देगा? ये हिस्सा क्या हो जाएगा? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे रखने से डेल पी आई डॉट क्या है? डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी आई डेल क्यू आई माइनस साइन के साथ। क्यू आई डॉट क्या है? डेल एच अपॉन डेल पी आई। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस डेल टू एच अपॉन डेल पी आई क्यू आई। तो मूल बात यह है कि सेकेंड टर्म जीरो हो गया। अब इक्वेशन 9 क्या बन गया फिर? डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू पी आई डॉट, यही टर्म लिखा है, डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। इक्वेशन 11 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 11 को जरा कंपेयर करिए। कहाँ है 1? ये 1 लिख के तैयार है आपके पास। कहाँ पे है ये? जब हमने चेंज लिया था ना रो में, ठीक है ना? डी रो अपॉन डी टी बनाया था ना, ये देखिए, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस दिस एंड सो ऑन करके। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को 11वें नंबर के इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डी रो अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। ये वही चीज है। ये क्या चीज है? ये डी रो अपॉन डी टी। तो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ल्यूविल्स थ्योरम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, जब रो का टाइम डेरिवेटिव जीरो है, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है, तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इफ रो इज कांस्टेंट देन इट फ्लूइड इज कॉल्ड एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो यहां पर भी ये जो फ्लूइड ऑफ फेस पॉइंट्स है, ये जो तरल जो हमारे कई सारे कला बिंदुओं से बना हुआ है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ फेस पॉइंट्स इज एक्ट्स लाइक एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ल्यूविल्स थ्योरम को पॉइजन्स ब्रैकेट के में कैसे लिख सकते हैं? यूजिंग द पॉइजन्स ब्रैकेट। तो आप पढ़े हो डेल रो अपॉन डेल आई लिख दिया यहाँ पर,
कहाँ गया, वही हैमिल्टोनियन फॉर्म को रख दिया, डेल रो अपॉन डेल क्यू आई इंटू डेल एच अपॉन डेल पी आई माइनस डेल रो अपॉन डेल पी आई इंटू डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। हैमिल्टोनियन इक्वेशन को रखने से यहां से दिख रहा है। और ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि ये किसके बराबर है, पॉइसन ब्रैकेट के बराबर है ना। तो फाइनली हमारे को ल्यूविल्स थ्योरम इस रूप में भी मिल सकता है, डेल रो अपॉन डेल टी, और ये हम ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको हो सकता है आपको शेयर कर दूंगा, और इसके बाद फिर कोई डाउट हो तो अपन अगली क्लास में, इसके पहले इसको थोड़ा समझ, लेकिन पढ़ लो जाके आज ही, क्योंकि फिर आप पढ़ोगे तो आज के बाद तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेटर यह है कि आज ही